नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है 6 राज्यों में योगी वाला एक्शन। आपको बताऊंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और देश की राजधानी दिल्ली में क्यों चल रहा है बुलडोजर। दिल्ली में बुलडोजर पर क्यों हो गया बवाल, बताऊंगा आपको। बिहार ले चलूंगा और बताऊंगा बिहार में कैसे जेल रेड हो रही है, और बाहुबली अनंत सिंह जिस जेल में है उस जेल में भी पुलिस रेड करने क्यों पहुंची है। अगली बड़ी खबर बात करेंगे मदनी की जिहादी जंग। आपको बताऊंगा कि आखिर महमूद मदनी ने क्यों सवाल उठाए हैं जिहाद को लेकर। एक तरफ पहलगाम अटैक हुआ, पहलगाम अटैक में जिहाद के नाम पर हमला हुआ, दिल्ली में धमाका भी जिहाद के नाम पर हुआ, लेकिन महमूद मदनी ने जिहाद पर अलग ही परिभाषा गढ़ दी है। क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं जिहाद अच्छा है, साथ ही बताऊंगा उनको कैसे बीजेपी और दूसरे मौलानाओं ने घेर लिया। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, मौलाना डॉक्टर की टेरर सर्जरी। आपको बताऊंगा कि जिन आतंकियों को पकड़ा गया उनकी आज कोर्ट में पेशी हुई, इनके खिलाफ कोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया है। साथ ही शाहीन को उसके घर लेकर जाया गया जहां वो रहती थी हॉस्टल में अल-फलाह में, वहां शाहीन की तिजोरी से क्या खजाना मिला है। साथ ही इस टेरर एंगल में कितने मौलाना और इमाम लपेटे में आए हैं यह भी आपको बताऊंगा। साथ ही अल-फलाह का जो चेयरमैन है उसके सारे फ्रॉड निकलकर सामने आ गए। अगली बड़ी खबर देखेंगे, क्या मुनीर सबको निपटा देगा। अब तक इमरान खान के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इमरान जिंदा है या नहीं। आपको लिए चलूंगा उस जेल में जहां इमरान खान रहते थे, और उस जेल में इमरान को क्या वाकई सुविधाएं मिल रही थी जो कहा जा रहा है। मखमली गद्दा दिया गया है, टीवी दिया गया, एक्सरसाइज करने की मशीन दी गई है। जेल के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं वो क्या कहती हैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि आखिर भारत ने अफगानिस्तान को क्यों भेजी है मदद, जिसके बाद अफगानिस्तान कह रहा है कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतेगा हिंदुस्तान। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, और अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एक मासूम बच्चा मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल के सामने कान पकड़कर 40 बार सॉरी कह रहा है। प्रिंसिपल ने 40 बार सॉरी के सुनने के बाद भी उसे माफ नहीं किया। बच्चे ने स्कूल की बिल्डिंग से ही छलांग लगा दी, सुसाइड कर लिया। बताएंगे ऐसा क्यों हुआ और टीचर पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ है। पूरी खबर, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन आइए शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर बढ़ रहा है विनाशकारी तूफान। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है। 100 से ज्यादा मौत हो गई है, 30 लापता है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने कर ली शादी, 16 साल छोटी जोडी हेडन को बनाया पत्नी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शादी करने का रिकॉर्ड बनाया। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने फिर खोल दिया है मोर्चा। मृत बीएलओ के परिवार को दिए 2 लाख रुपए, बोले एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही। दिसंबर में हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद भरने की तैयारी है। कुशवाहा और अति पिछड़ा वर्ग से बनाए जा सकते हैं मंत्री। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से विरोधी दल का नेता चुना है। बैठक में महागठबंधन के सभी दलों के विधायक शामिल हुए। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। कर्नाटक में सीएम कुर्सी पर विवाद के बीच सिद्धरमैया शिव कुमार ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम बोले हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया सवाल, कहा सरकार के दबाव में अदालतें कर रही हैं काम, जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल, मुफ्ती, इरफान, शाहीन और आदिल की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने फिर 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। डॉक्टर शाहीन की अलमारी से मिले 18 लाख कैश। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई एनआईए हिरासत में, कोर्ट ने 7 दिन बढ़ाई है रिमांड, और गैंगस्टर ने खुद की जान को खतरा बताया था। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी अनमोल। यूपी समेत 6 राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ। बरेली में मंडी का अतिक्रमण हटाया गया है। पटना में मुख्य सड़कों पर अवैध निर्माण जमींदोज।
एयरबस के कई विमानों में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते दुनिया भर के हवाई यात्री परेशान हो गए। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया की 338 फ्लाइट्स पर असर। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा है भारत। मलेशिया के इपो में अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में कनाडा को 14-3 से हराया है। डिफेंडर जुगराज सिंह ने 4 गोल दागे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बाबा की लाइन पर सब चल रहे हैं कैसे। 6 राज्यों में योगी वाला एक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए जरा, अलग अलग राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जहां से शुरुआत हुई इस मॉडल की, अब वो दिल्ली में फॉलो हो रहा है, वही राजस्थान में और वही बिहार में, वही गुजरात में भी हो रहा है। सबसे पहले देखिए यूपी की बरेली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं यूपी के बरेली में बुलडोजर गरजा है। और ये बुलडोजर एक्शन अब सभी राज्य में हो रहा है, क्योंकि अब तक जिन जमीनों पर अवैध कब्जे थे, बिना कागज के कब्जे थे, उन पर बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी के बरेली की देख रहे हैं, जहां बुलडोजर चल रहा है। और ये सालों से अवैध निर्माण थे, लोगों ने जमीनें कब्जा करके घर बना लिए थे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद आज दिल्ली में बुलडोजर चलना था, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर से पहले देखिए महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। उनका कहना था ये मंदिर है और इस पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। बाद देखिए, इस विरोध के बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर चलना शुरू हुआ। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ लोग थे। लोग कह रहे थे दरगाह नहीं है, ये मंदिर है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। इलाके पर बुलडोजर चल गया। उसके बाद देखिए, वहां जो पुरुष मौजूद थे वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। उसका एरियल व्यू आप देख रहे हैं। कहा जा रहा था ये पीर की दरगाह है या नाथ संप्रदाय का कोई मंदिर है, लेकिन प्रशासन ने अपना काम किया। अगली तस्वीर देखिए, वहां जो मौजूद थे पुरुष वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो भी इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कार्रवाई आप देख रहे हैं। उसके खिलाफ लोग बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद देखिए जरा अगली तस्वीर, पुलिस ने देखिए लोगों को डिटेन किया है, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर था कि वहां बुलडोजर चलना है। पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की चुनौती ना पैदा हो, इसलिए वहां प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया। मंदिर बोलते हैं, मंदिर और यहाँ मंदिर तोड़ने आ गए। ये झंडों की जोर पे बसों में बैठाया गया, लेडीज को बसों में बैठाया गया, मारा गया। कोई आपका घर तोड़ेगा, यहाँ पे लोगों को खड़े भी नहीं होने दे रहा है। इवन विमेन के साथ इतना मिसबिहेव हुआ है। मेल ऑफिसर्स भी खींचे हैं, लेडीज ऑफिसर तो यहाँ हरे राम का पाठ कर रही हैं।
उनको भी पीटा गया है यहाँ पे। और हमें पता ही नहीं है किसी को भी कि वो पुलिस का ये स्टेप आज होने वाला था। 16 साल से अखंड ज्योत राम नाम की जग रही है। हम राम को मानते हैं नहीं मानते। और ओम और ये जो स्वास्तिक लिखा हुआ है ये मस्जिदों में लिखते हैं। एक साथ 50 परिवार होंगे। अब कोई पब्लिक को क्यों उठा रहे हैं? क्या ये कोई उग्रवादी है? कौन है? पब्लिक है, सेवादार है और तोड़ के सब तोड़ बढ़ के। अब आइए आपको लिए चलता हूं दिल्ली के बाद। देखिए गुजरात में बुलडोजर चल रहा है। यह गुजरात की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी मॉडल, दिल्ली हो, गुजरात हो या कोई भी राज्य हो, में गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद देखिए जितना कब्जा था सारा कब्जा छुड़ा लिया गया। हर इमारत पर बुलडोजर चला है। प्रशासन का दावा है ये अवैध तरीके से कब्जा किया गया था इन इमारतों पर। की तस्वीर आप देख रहे हैं। सैकड़ों घर जो अवैध तरीके से बनाए गए थे उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आइए अब आपको गुजरात से लिए चलता हूं एक और राज्य, जम्मू। जम्मू से पहले अजमेर देखिए। यह अजमेर दरगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरगाह के आगे भी बुलडोजर पहुंच गया है। राजस्थान में भजन लाल सरकार बुलडोजर एक्शन ले रही है। और उसके बाद दरगाह के आसपास जो दुकानें हैं जो अतिक्रमण करके रखा गया है उन पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दावा यह है कि ये सब अवैध तौर पर दुकानें आगे बढ़ा ली गई हैं और दुकानों को बढ़ाने से गलियां संकरी हो गई। अब आपको लिए चलता हूं राजस्थान से जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक यूट्यूबर के घर बुलडोजर चलने जा रहा था। उसने खुद माइक उठाया और वो बता रहा है कि कैसे उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये की स्टेट है, दुनिया जहां की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं, इतना तामझाम एक अल्फाज जाएंगे के लिए। बुलडोजर पहुंचा था, बुलडोजर कार्रवाई होने जा रही थी और उसके बाद ये है बुलडोजर एक्शन। जम्मू में भी बुलडोजर चला है और यूट्यूबर के घर चला है। कुछ उस पर आरोप लगाए गए प्रशासन की तरफ से, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ। वो बयान करने वाले एक जर्नलिस्ट के ऊपर जो है उसका कहा 2 कमरे को निकाल के जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अब आपको लिए चलता हूं बिहार। बिहार में भी योगी मॉडल की सबसे ज्यादा बात हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बुलडोजर चल रहा है। बिहार में हर रोज 1 दर्जन जिलों में बुलडोजर चल रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद आपको लिए चलता हूं पटना। पटना में भी बुलडोजर चल रहा है।
राज्य कोई भी हो, लेकिन चल रहा है वो योगी मॉडल पर ही, जिसकी शुरुआत योगी ने की थी। उस पर सवाल भी उठे, अभी भी सवाल उठते हैं, उनके विरोधी आलोचना करते हैं इस मॉडल की, लेकिन हर राज्य में उसे लागू किया जा रहा है। अब आपको बताऊं अलग अलग राज्यों में जो एक्शन हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखिए बरेली में फिर योगी का बुलडोजर गरजा है। देर रात भारी पुलिस बल के साथ 2 बुलडोजर पहुंचे। कुतुब खाना मंडी का अतिक्रमण हटाने गए थे। मंडी के रास्ते में कुछ दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया, फिर बुलडोजर से ढहा दिया। अगली तस्वीर देखिए दिल्ली की, झंडेवाला मंदिर के पास बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बाबा पीर रतननाथ मंदिर दरगाह के पास अतिक्रमण हटाया गया। बाबा रतननाथ को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे। अफवाह फैली कि बुलडोजर से मंदिर को हटाया जा रहा है, तो भारी संख्या में लोग प्रदर्शन और हंगामा करने पहुंच गए। प्रशासन और सरकार ने कहा मंदिर नहीं, अतिक्रमण हटा रहे हैं। अब देखिए बिहार की तस्वीर। नई सरकार बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। आज पटना के बोरिंग रोड पर बुलडोजर चलाया गया है। फुटपाथ और मुख्य सड़कों का अवैध निर्माण हटाया गया। नोटिस देने पर भी, अतिक्रमण न हटाने पर जुर्माना भी लगाया गया। 4 दिन में बिहार में 12 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर चल गया है। राजस्थान चलिए अजमेर की तस्वीर। दरगाह के पास 6 बुलडोजर चले तो हंगामा हो गया। लोग भारी विरोध करने लगे, बाजार तक बंद कर दिया गया। फिर अधिकारियों समेत करीब 200 पुलिस वाले उतारे गए। कहा संकरे रास्ते से एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड नहीं निकल पाती है। तब जाकर लोग अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार हुए। जम्मू कश्मीर देखिए, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भारी बवाल मचा। जम्मू में एक मुस्लिम पत्रकार के घर पर बुलडोजर चला, जिसे लेकर सीएम और एलजी फिर आमने सामने आ गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा अधिकारी खास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए बुलडोजर चलवा रहे हैं। हिंदू पड़ोसी ने घर बनाने के लिए इस मुस्लिम पत्रकार को फिर अपनी जमीन गिफ्ट में दे दी है। गुजरात देखिए, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। इसी स्टेडियम में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स हो सकते हैं और जिसे लेकर सरकार और निगम अभी से तैयारी में जुट गया है। नोटिस के बाद जब अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया तो 6 बुलडोजर और 20 ट्रक के साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। यह अलग अलग राज्यों में एक्शन हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। मंदिर को कोई नहीं छेड़ेगा। मंदिर के चारों तरफ जो अनलीगल लोगों ने अनलीगल जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करे, जो मुझे प्रशासन ने बताया है, मैं जाकर के चेक भी करूंगा। जो अनलीगल लोग जो है उस मंदिर की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, अन्यथा मंदिर को नहीं छेड़ा जा रहा है। हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा रहा है। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते। अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पे बुलडोजर चलाएगा। देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। बालू माफिया, जमीन माफिया और दारू माफिया है, और जो करनी कथनी में अंतर रखेगा, सत्ता के अंदर हो या सत्ता के बाहर हो, कोई नहीं बचेगा। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कोई नहीं बचेगा बिहार के, और वाकई बिहार में क्या ऐसा हो रहा है? आइए आपको बिहार लिए चलता हूं। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीते, फिलहाल जेल में है। अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है। अनंत सिंह को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त की तस्वीर है। अनंत सिंह ने जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। अब देखिए, अनंत सिंह जिस जेल में बंद है, पटना की बेउर जेल में पुलिस रात को पहुंच गई। पुलिस ने पटना में रेड की, जेल में जाकर
और अनंत सिंह की बैरक तक भी पुलिस पहुंच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पटना की, पटना जेल में जब रेड हुई है, पुलिस की गाड़ियां आप देख रहे हैं एक के पीछे एक, आधा दर्जन गाड़ी पहुंची है, पुलिस का दल बल के साथ जेल में पहुंची है, क्योंकि जेल का जो प्रशासन होता है वो अलग होता है, और पुलिस जेल में पहुंची है रेड करने। अनंत सिंह भी इसी जेल में बंद थे। हुआ क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बेगूसराय आपको लिए चलता हूं। बेगूसराय के जेल में भी रेड हुई है। बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद। बेगूसराय में पुलिस पहुंची है, रेड की है, क्योंकि जेल से ही क्राइम का, अपराध का पूरा सिंडिकेट चलता है। बड़े अपराधी जेल में ही होते हैं और जेल से ही अपराध को अंजाम देते हैं। उनके गुर्गे जो जेल के बाहर हैं, अपराधियों की जेल महफूज जगह होती है, इसलिए अब शिकंजा जेल में कसा जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुंगेर जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंगेर जेल में भी पुलिस पहुंची है और जेल जेल रेड की जा रही है। ये आप देख रहे हैं, रात को भारी पुलिस बल पहुंचा है जेल, और जेल में चप्पे चप्पे की छानबीन हुई है। कहीं अपराधी कैदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई असलहे तो नहीं है, ये सारी तलाश हुई है। अब आपको बताऊं, योगी ने सीएम बनते ही जैसे जेलों में भारी सख्ती बढ़ा दी थी, वही अब बिहार में हो रहा है। मुख्तार और अतीक जैसे माफिया, आपको याद होगा, यूपी की जेल से भागे फिर रहे थे और आ गए तो बेचैन थे। उनके परिवार और करीबियों पर भी जेल में कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। कुछ ऐसा ही एक्शन बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। बिहार के 8 जिलों की जेलों में सुबह सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पटना से पूर्णिया और बेगूसराय से मोतिहारी तक एक साथ छापेमारी हुई। पटना की बेउर जेल में भी सुबह 5 बजे छापेमारी और जांच हुई। मोकामा के विधायक बाहुबली अनंत सिंह भी इसी बेउर जेल में बंद हैं। खबर है कि अधिकारियों ने अनंत सिंह की सेल को भी चेक किया है। डीएम और एसपी की अगुवाई में एक साथ जेलों में छापेमारी कार्रवाई हुई है। सभी जगह जेल के अंदर वार्ड को खंगाला गया, कैदियों की तलाशी ली गई है, किचन से लेकर बाथरूम तक की जांच हुई है और जेल स्टाफ से पूछताछ किया गया। पता यह किया जा रहा है कि जेल के अंदर से कैदी क्राइम नेटवर्क तो नहीं चला रहे, और जेल के अंदर कहीं कैदियों की खास मेहमान नवाजी तो नहीं हो रही है, खातिरदारी चल रही है, दावत हो रही है। दरअसल गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने जेलों को लेकर ऐलान किया, कहा था जेल के अंदर मोबाइल कैसे जाते हैं इसकी जांच होगी। जेल के अंदर बाहर से खाना और दूसरी सुविधाओं पर रोक लगाई जाएगी। मतलब एनकाउंटर बुलडोजर के बाद अब जेल में भी योगी वाला एक्शन शुरू हो गया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा पटना एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं और सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। पटना जिला में हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं, जो हमारे ऐसे 40 कुख्यात जो अभी तक वांछित हैं, पकड़े नहीं गए हैं और उन पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे 3 व्यक्ति पिछले 24 घंटे में पकड़ाए हैं, और खास बात यह है कि इन सबों को अलग अलग राज्यों से जाकर पकड़ा गया है। तो जो हमारी टीम है जो पूरे देश भर में जाकर इन अपराधियों को पकड़ रही है और उनको सही जगह पहुंचा रही है। 3 तरह के माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो और बालू माफिया हो, सबको चिन्हित करने का काम हम कर रहे हैं। अभी तक 400 लोगों को चिन्हित किया है और अभी 1200 का नया लिस्ट बनाया है, और इन तमाम लोगों को न्यायालय से आदेश लेकर उनको भी ध्वस्त करूंगा और उनको जेल के अंदर भी डालकर रखूंगा साथियों। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एक तरफ दिल्ली में धमाका हुआ, दिल्ली धमाके पर एक्शन हो रहा है, और दूसरी तरफ याद वाली जुबान और उस पर छिड़ा घमासान। दिल्ली में जिस शख्स ने धमाका किया उस शख्स का नाम उमर ने जिहाद के नाम पर धमाका किया। लेकिन मदनी साहब, महमूद मदनी जो जमीयत के चीफ भी हैं, महमूद मदनी क्या कह रहे हैं अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। एक कार्यक्रम में थे, यह कार्यक्रम है नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग। गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जिहाद को अच्छा काम बता रहे हैं, कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगी, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम। अब आपको बताऊं कि कैसे संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने महमूद मदनी को घेरा उनके इस बयान को लेकर। देखिए जरा, आपको बताऊं क्या कुछ कहा महमूद मदनी ने।
और क्या संबित पात्रा ने उन्हें जवाब दिया है। दरअसल महमूद मदनी ने कहा, जमीयत के प्रमुख महमूद मदनी ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद बवाल भी हुआ, घमासान भी हुआ। मदनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं जब तक कि वो संविधान पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा है। देश में कई अदालतें सरकारों के दबाव में काम कर रही हैं। वर्शिप एक्ट नजरअंदाज कर ज्ञानव्यापी और मथुरा की सुनवाई क्यों हुई, इस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर मदनी का बयान अपमानजनक और खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इसकी सुनवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है जिस पर सबको भरोसा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को भड़का सकता है, मतलब देश के सिस्टम और कानून व्यवस्था का माहौल उड़ा रहा है। जिहाद पर भी सवाल उठाए। मदनी ने कहा, इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं और जिहाद के नाम पर मुसलमानों की तौहीन की जा रही है, जबकि इस्लाम में जिहाद मुसलमानों के लिए एक पवित्र कर्तव्य है। और मैं कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी का बयान सिर्फ भड़काऊ नहीं बल्कि बांटने वाला है, संबित पात्रा ने कहा। उनका यह कहना है कि जिहाद होना चाहिए ठीक नहीं है। जिहाद के नाम पर दुनिया के कई हिस्सों में आतंकवाद फैलाया गया। भारत में जिहाद को सही ठहराना खतरनाक और नामंजूर है। वंदे मातरम पर आर पार हुआ। मदनी ने कहा, मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं। अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो वो बोलना शुरू कर देंगी। जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। संबित पात्रा ने कहा, सरकार हिंसा, देश विरोधी बयान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत आज विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में नफरत फैलाने की कोशिश पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा महमूद मदनी क्या कह रहे हैं और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर दे। ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। सोचिए, महमूद मदनी खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, जिहाद की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें तो जिहाद जो बेगुनाहों की जान ले रहा है उससे नफरत करना सिखाना चाहिए, उस शब्द से भी नफरत। लेकिन देखिए, ये जो शख्स है उमर, ये शख्स भी जिहाद के नाम पर बम बांधकर फट गया और बेगुनाहों की जान ले ली। ये जिहाद के नाम पर सुइसाइड बॉम्बर और आत्मघाती हमलावर होना को शहादत बता रहा था, लेकिन महमूद मदनी इससे नफरत करना नहीं सिखा रहे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पहलगाम आपको याद होगा, पहलगाम में भी आतंकियों ने जिहाद के नाम पर हिंदुओं से नाम पूछ पूछ कर उनकी हत्या कर दी। महमूद मदनी उस जिहाद की पैरवी आखिर कैसे कर सकते हैं? आइए आपको बताऊं, महमूद मदनी सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। यही मदनी के जब हक में फैसले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम और सर्वोच्च कहते हैं। जरा आईना दिखाने वाला उनका रियलिटी चेक। मौलाना मदनी जिस जिहाद की धमकी दे रहे हैं, उसी जिहाद के नाम पर उमर ने दिल्ली को दहलाया है।
और धमाके के बाद आतंकी उमर का पुराना वीडियो भी आया। वो जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काता नजर आ रहा है। उमर ने वीडियो में फिदाइन हमले को शहादत तक कह दिया। इसी जिहाद के नाम पर बेगुनाहों के मारे जाने पर मदनी खामोश रहे, चुप रहे। लेकिन जब अल-फलाह और उसके मालिक पर कार्रवाई हुई तो अरशद मदनी कहने लगे कि इस्लाम को खत्म करने की साजिश हो रही। अब उनके भतीजे महमूद मदनी जिहाद को जुल्म के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। कुछ दिनों पहले जैश सरगना मसूद अजहर का वीडियो सामने आया जिसमें कहा था जिहाद के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी जिहाद के नाम पर सब कर रहा है। और मदनी कह रहे हैं जिहाद तो ठीक है, कर्तव्य है। पहलगाम हमले के आतंकियों ने भी जिहाद के नाम पर हमला किया, हिंदू और मुसलमानों की पहचान पूछकर गोली मारी। जिहाद के नाम पर कई देशों में आतंकी हमले हो चुके हैं, तो क्या जिहाद की पैरवी कर मदनी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? इतना ही नहीं, मदनी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। जो मदनी अब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, जब पक्ष में फैसला आता है तो महमूद मदनी और अरशद मदनी तारीफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई और देश में बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात की, तब कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत किया। जब मदरसे पर रोक के सरकार के फैसले को खारिज किया, तब भी मदनी ने अदालत और फैसले की तारीफ की थी। और अब मदनी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये वही है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा अच्छा नहीं लगता। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान और दूसरे धर्मगुरु। सवाल यह है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, अब निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है। क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान है तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं, लोगों को उकसा और भड़का रहे हैं, पूरे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। इनके बयानात को हेट स्पीच के दायरे में लेना चाहिए और ऐसे बयानों पर रोक लगना चाहिए। ये लोग देश की पुरअमन फिजा को, अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल, खुशगवार माहौल को खराब करना चाहते हैं। देखिए, भाजपा की सरकार जब से आई है तब से ये लोग केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कैसे अपनी नाकामियों को छिपाना है, कैसे बेरोजगारी को छिपाना है, कैसे नौकरी नहीं दे पाए उसको छिपाना, कैसे महंगाई को छिपाना। व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार ये वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरु जिले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो न मानवता के हितैषी है, न मुल्क के हितैषी है, न ही किसी मजहब के हितैषी है। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे उलेमा हैं, हमने इनके कदमों पे बैठकर इस्लाम सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। इसलिए इतनी बड़ी हस्तियों के बारे में मैं नहीं समझता कि मुझे कोई भी टिप्पणी देनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह की बातें की हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोगों को उकसा रहे हैं कि कैसे वो इस देश के खिलाफ युद्ध करें, ये जिहाद जैसे शब्दों की इस तरह की व्याख्या करने वाले लोग कौम के दुश्मन हैं और कौम के लोगों को, ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो अपनी दुकान चलाने के लिए मुस्तकबिल को खराब करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, जिहाद के नाम पर जो बेगुनाहों की जान ले रहे थे वो तस्वीरें आपके सामने। इरफान, मुजम्मिल, आदिल और शाहीन, अब इन सब पर एनआईए एक्शन ले रही है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इनकी रिमांड पूरी हो रही थी, एनआईए ने इन्हें आगे और रिमांड पर लिया है, आगे सवाल जवाब के लिए। और भी है, एक और है। तस्वीर आप देख रहे हैं मुजम्मिल, आदिल और इमाम इरफान और शाहीन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं नीले शॉल में। शाहीन को भी एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ जब ये चारों आतंकी कोर्ट के अंदर खड़े थे, कोर्ट के कटघरे में। दिल्ली ब्लास्ट के जिन आरोपियों की आज पेशी हुई उनमें मुजम्मिल, शाहीन, आदिल, मुफ्ती इरफान शामिल हैं। चारों आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी खत्म होने पर उन्हें पेश किया गया। एनआईए ने इनसे पूछताछ और खुलासे के लिए और रिमांड मांगी।
इसके बाद कोर्ट ने चारों की 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ा दी है। मतलब अब चारों आरोपियों की 8 दिसंबर को पेशी होगी। तब तक जांच एजेंसी इनके नेटवर्क पर छानबीन करेगी। और इस बीच दिल्ली पुलिस भी धमाके के बाद से एक्शन में। पुलिस ने क्या किया है, निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली के अस्पतालों से उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन से पढ़कर आए, यानी एमबीए बीएस की डिग्री लेकर दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को इन डॉक्टरों की पूरी डिटेल देने को कहा है। शक यह है कि अल-फलाह से जुड़े आरोपी डॉक्टरों का नेटवर्क बड़ा होगा, सिर्फ 4 नहीं होंगे। ऐसे में डॉक्टरों के टेरर नेटवर्क की जड़ कहां तक पहुंची है। अफसरों का कहना है ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हैं, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकायदा जिन्हें पकड़ा गया है, जिसमें से शाहीन प्रमुख है, क्योंकि शाहीन काफी पैसों से मदद कर रही थी। शाहीन अल-फलाह में ही रह रही थी, तो देखिए शाहीन के हॉस्टल में चेकिंग हुई है। अल-फलाह में लगातार एनआईए पहुंच रही है, रेड कर रही है, छानबीन कर रही है। जहां जहां ये लोग रह रहे थे, रुक रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उस जगह पर भी जांच हो रही है। और शाहीन को लेकर आज देखिए कहां पहुंची है। ये अल-फलाह की बिल्डिंग है। शाहीन को उसके रूम नंबर 22 में ले गई है टीम, और रूम नंबर 22 में ले जाकर एनआईए की टीम, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एआई वीडियो है, शाहीन को इस तरह लेकर गई है और शाहीन का रूम खुलवाया है और रूम में तिजोरी खुलवाई है। दावा है तिजोरी से पैसे और सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। अब देखिए जरा, रूम नंबर 22 का दरवाजा खुला और उसकी तिजोरी खुली तो उसमें कैश था, उसमें सोने, जेवर और बिस्किट थे। रात का वक्त था जब एनआईए शाहीन को अल-फलाह ले गई। करीब 5 घंटे अल-फलाह में उसके ठिकानों पर घुमाया गया, छापेमारी हुई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से उसका आमना सामना भी कराया गया। शाहीन के घर, केबिन और क्लासरूम ले जाकर पूछताछ की गई। यूनिवर्सिटी की हॉस्टल बिल्डिंग में ही उसका फ्लैट था। इसी 22 नंबर फ्लैट में ही डॉक्टर शाहीन सईद रहती थी। जब 22 नंबर कमरे में शाहीन की अलमारी लॉक खुलवाया गया इसका, तो अलमारी के अंदर भी सीक्रेट लॉकर निकला। लेकिन जैसे ही वो लॉकर खुला तो सब दंग रह गए, क्योंकि शाहीन के इस लॉकर में नोटों के कई बंडल मिले हैं। दावे के मुताबिक इसमें 500 रुपए की गड्डियां निकली और जब इन्हें गिना गया तो करीब 18,50,000 रुपए निकले। और इतना ही नहीं, इसके बाद शाहीन के दूसरे लॉकर की तलाशी हुई है। इसमें 2 सोने के बिस्किट समेत करीब 300 ग्राम सोने के गहने मिले, यानी करीब 36 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद हुआ है। और दावा है कि लॉकर से सऊदी करेंसी भी मिली है, क्योंकि शाहीन के कई साथी विदेशों से फंडिंग लेने में लगे हुए थे। ये एनजीओ के जरिए खाड़ी देशों से फंड मंगाते थे और इसके दम पर भारत में आतंकी नेटवर्क को खड़ा करना चाहते थे। यही साजिश थी। अब जांच एजेंसियां यह भी खुलासा करने में लगी और जांचने में लगी हैं कि शाहीन दरअसल और उसका गैंग कहां कहां से फंडिंग और पैसा जुटा रहा था। दुनिया के कई देश हैं जहां से पैसा लिया जा रहा था, सऊदी, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान। ये वो मुल्क हैं जहां से पैसे लेने की कोशिश हो रही थी या फंडिंग जुटाई जा रही थी। इस कोशिश में था शाहीन का ये फंडिंग नेटवर्क। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री। हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सलूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। और अब इन आतंकियों से जुड़े हुए जो तार हैं, कई मौलानाओं और इमाम तक शिकंजा कस गया है। अब देखिए दिल्ली में घटना हुई, आपको लिए चलता हूं उत्तराखंड। फिर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेड हुई है रात को, और इस रेड में एक मौलाना को पुलिस ने उठाया है। मौलाना समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भाई अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उस मस्जिद की।
यह है वो मस्जिद। इसी मस्जिद से मौलाना जुड़े हैं, ये उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं मौलाना की। इस में मौलवी थे, यहां पुलिस पहुंची है और उनको उठाया गया है। इमाम आसिम नाम है इनका। आसिम की तस्वीर भी एक तरफ आप देख रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली धमाके के आतंकियों के संपर्क में थे, ऐसा दावा है। हल्द्वानी के अलावा देखिए नैनीताल की तस्वीर मैं दिखाऊं। नैनीताल की एक और मस्जिद, यहां से भी एक मौलाना को उठाया गया है, पूछताछ के लिए उन्हें उठाया गया और उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और बाकायदा वहां भी एजेंसियां पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी साथ में है और अलग अलग जगहों पर जांच और तलाश कर रही हैं। देखिए जरा कौन कौन से इमाम और मौलाना, बताने का मतलब यह है कि कैसे धर्मगुरु भी इसमें जुड़े हुए हैं। क्या इनका भी रोल लोगों को जिहाद के नाम पर बरगलाना और गुमराह करने का रहा है? कौन से लिस्ट देखिए जरा। ये हल्द्वानी से उठाए गए, दिल्ली ब्लास्ट के तार हल्द्वानी के भनपूलपुरा से, क्योंकि हल्द्वानी बिलाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया है। मौलाना मोहम्मद आसिम को देर रात एनआईए ने दबोचा है। आरोप है कि फिदाइन आतंकी उमर से मौलाना का कोई लिंक मिला है। उमर से संदिग्ध कॉल लिंक होने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए मौलाना आसिम को दिल्ली ले आया गया है। नैनीताल से हल्द्वानी के मौलाना से पूछताछ में नैनीताल का लिंक निकल कर आया, जिसके बाद नैनीताल से भी एक मौलाना को पुलिस ने उठाया है। एक तल्लीताल मस्जिद के मौलाना मोहम्मद नईम को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बंद कमरे में मौलाना नईम से लंबी पूछताछ भी की है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने उसके कमरे की भी तलाशी ली है। गुरुग्राम के सोहना की शाही मस्जिद में भी एक्शन शुरू हुआ। मस्जिद के मौलाना तैयब हुसैन और उर्दू शिक्षक फरहान को उठाया गया है। आरोप है कि धमाका करने वाला उमर इसी मस्जिद में नमाज पढ़ता था। फरीदाबाद से ऐसे ही फरीदाबाद में मुजम्मिल ने मौलाना का घर किराए पर लिया था। मौलाना इश्तियाक के किराए पर दिए कमरे से ही विस्फोटक मिला था और अल-फलाह के कैंपस वाली मस्जिद में इश्तियाक ही नमाज पढ़वाता था। शोपिया का रहने वाला मुफ्ती इरफान श्रीनगर की मस्जिद में रहता था। यहीं से इरफान ने आतंकी डॉक्टर का ग्रुप बनाया और साजिश रची। एनआईए के शिकंजे में रह रहा मुफ्ती इरफान इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। तो बड़ी बात यह है कि ऐसे मौलाना, ऐसे धर्मगुरु जो धर्म का काम करते हैं और लोगों को कैसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। यह एक बड़ा संदेश है जो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं साजिद रशीदी। देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह का मदरसों को कभी आतंकवाद से जोड़ना, कभी मस्जिदों को आतंकवाद से जोड़ना, कभी मौलानाओं को जोड़ना, कभी मुस्लिम आतंकवाद कहना, कभी इस्लामिक आतंकवाद कहना, ये सारा देश में नफरत फैलाने जैसा है। मैं इसको कंडम करता हूं। ऐसी कहीं भी एजुकेशन नहीं दी जाती कि भाई देश में आतंकवादी तैयार हों या आतंकवादी बनाए जाएं। अगर है तो सरकार उन पर कार्रवाई करे। कोई मुसलमान उनके हित में, उनके साथ में खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। तो साजिद रशीदी ठीक बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और होती दिखनी भी चाहिए। अब देखिए जरा इस पूरे मामले में इमाम और मौलाना पर कार्रवाई हो गई, लेकिन जो कॉलेज जहां से डॉक्टर्स आतंकी बनकर निकल रहे थे उस पर भी कार्रवाई हो रही है। उसके चेयरमैन पर भी कार्रवाई हो रही है। अल-फलाह की तस्वीर आप देख रहे हैं और अल-फलाह के चेयरमैन जव्वाद को ईडी ने उठाया, लेकिन खबर निकलकर सामने आई कि जव्वाद का कनेक्शन कहां से है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन है। जानकारी है कि जव्वाद ने अपने बेटे को ब्रिटेन में सेटल कर दिया। ईडी ने अल-फलाह के चेयरमैन को लेकर कोर्ट में दावा किया है। ईडी ने कहा उसके मुताबिक जवाद अहमद ने 414 करोड़ की धोखाधड़ी की है। यह खेल अल-फलाह में छात्रों को पढ़ाने के नाम पर किया गया है। दावा है इन पैसों को जवाद ने अपने बेटे की कंपनी में निवेश किया। इसके लिए जवाद ने पहले अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलाई। आरोप है कि ब्रिटिश नागरिक बेटे के नाम पर कंपनी खोल दी। धांधली से कमाया पैसा बेटे की इसी कंपनी में लगाने का शक है। ईडी अब जवाद के बेटे की कंपनी में पैसों के निवेश की जांच करेगी। और इतना ही नहीं, जवाद पर जमीनी खरीद में भी घोटाले का आरोप है। आरोपों के मुताबिक जावेद ने धोखे से हिंदुओं की जमीन हथिया ली है। दरअसल मदनपुर खादर में खसरा नंबर 792 की जो जमीन है
करोड़ों की यह जमीन फर्जी दस्तावेजों से कौड़ियों के भाव ले ली गई। ऐसे ही जावेद और उसका भाई चिटफंड धोखाधड़ी में पहले फंस चुके हैं, जब लोगों से 7.5 करोड़ रुपए की जालसाजी की थी इन्होंने। और साल 2000 में जवाद अहमद सिद्दीकी पर 15 केस दर्ज हुए और इस मामले में 3 साल तक जवाद जेल में रहा है। आरोप है कि उसने जालसाजी के पैसों से यूनिवर्सिटी को खड़ा किया है और जिसके बाद अब एक्शन हो रहा है। तो एनआईए एक एक तार जोड़ रही है और एक एक एक्शन ले रही है। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में कि एनआईए की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है। और अब आपको लिए चलता हूं, आज की एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान मुनीर सबको निपटा देगा। सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इमरान खान के लिए अब बड़ा कैंपेन चल रहा है। कनाडा के ऑफिशियल ने, पीटीआई ने बाकायदा एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें सारे आर्मी चीफ दिख रहे हैं और इमरान खान दिख रहे हैं। देखिए जरा, इमरान के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। अडियाला जेल के बाहर हजारों समर्थक मौजूद हैं जो इमरान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इमरान की रिहाई की मांग हो रही है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अडियाला जेल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इमरान के हक में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, इस जेल की तस्वीर देखिए जरा। ये अडियाला जेल है, इस तरह की ये जेल है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द इमरान के समर्थक जेल पर धावा बोल सकते हैं, जेल में घुस सकते हैं समर्थक। दावा किया गया इमरान खान की जेल में मौत हो गई है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और मिनिस्टर ने कहा कि इमरान खान तो मौज में है। कुछ तस्वीरें आई पिछले दिनों इमरान खान के जेल के अंदर की। दावा किया गया कि इमरान खान को जेल में कूलर मिला हुआ है, इमरान खान को टेबल चेयर मिला हुआ है, जेल में गद्दा मिला हुआ, बिस्तर मिला हुआ है। यह तस्वीर के जरिए यह दावा किया गया इमरान खान मौज में और ये सारी चीजें जेल में उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये जो तस्वीर है, दावा ये है कि ये भी इमरान खान को जेल में दी गई हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें 2023 की भी बताई जा रही हैं और जिसमें देखिए एक्सरसाइज मशीन भी है और दूसरी तरफ चेयर भी रखी हुई है। कहा जा रहा है ये सब कुछ इमरान खान को जेल में मुहैया कराया गया है। तो क्या वाकई इमरान खान जेल में मौज कर रहे हैं? सच क्या है इसका? क्योंकि इमरान खान को जेल में होते हुए लगभग 800 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, इमरान की हत्या की खबरों के बीच नई तस्वीर सामने आई और इन तस्वीरों को जेल में इमरान की बैरक बताया जा रहा है। इनमें इमरान खान के लिए छोटा सिंगल बेड नजर आ रहा है तस्वीर में और उसके पास हाथ धुलने के लिए एक वॉश बेसिन भी दिख रहा है। साथ ही इस छोटे से बैरक में कूलर और टीवी भी लगा हुआ है। इमरान के बैठने के लिए एक कुर्सी और 2 मेज भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज मशीनें भी दिखाई दे रही हैं जिनसे इमरान खान जेल में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हालांकि किसी भी तस्वीर में इमरान खान नजर नहीं आ रहे हैं जो दिख रही हैं। ये तस्वीरें अभी पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही और इनके जरिए मुनीर समर्थक इमरान के ठीक होने का दावा कर रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि तस्वीर 2024 की है, जब पाक सरकार ने कोर्ट में इमरान की व्यवस्थाओं का ब्यौरा दिया था। पाक सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। पूर्व पीएम इमरान 2023 से पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद है और अडियाला पाक की सेंट्रल जेल है जो कि रावलपिंडी में मौजूद है। यह सबसे कुख्यात और उच्च सुरक्षा वाली जेलों में शामिल है। सोचिए 2000 की क्षमता है, 4000 से ज्यादा कैदी इसमें मौजूद हैं। खुखार आतंकियों के लिए यहां पर एक डेथ सेल भी बनाया गया है और इसी डेथ सेल में इमरान के बेटे ने इमरान को रखे जाने का दावा किया है। हालांकि यहां पर पूर्व पीएम जैसे कैदियों के लिए ए कैटेगरी की बैरक बनी है और इसमें टीवी, एसी, सोफे से लेकर एक्सरसाइज तक के इंतजाम होते हैं। इमरान से पहले नवाज और मरियम को भी इसी अडियाला जेल में रखा गया था। बाद में उनके अनुरोध पर लाहौर के कोट लखपत जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी पत्रकार। मंगल के रोज एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो सकता है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अडियाला जेल के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जिनको इवन पीटीआई को भी ना पता हो। हजारों लोग आ जाएं, कोई अडियाला पे धावा बोल दे और वहां पर 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। पहले ही ये तादाद बढ़ सकती है और कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो जिससे अडियाला जेल में हत्ता के कैदियों को भी नुकसान पहुंच सकता है,
बाहर भी कुछ हो सकता है, या 26 नवंबर जैसी सूरत हाल, या फिर मुरीद के जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये इतलात हैं, ये वज़ीर आज़म को, वजारत दाखिला को, नेक्टा को इस तरह की मालूमात, और जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है कि अडियाला जेल की सराउंडिंग जो है वो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है, और पीटीआई के वर्कर भी इकट्ठे हो सकते हैं, या ऐसी शख्सियात आ सकती हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं जिसको पीटीआई का भी इवन कंट्रोल ना हो, जो हालात खराब करके ऐसी सूरत हाल पैदा करें जो इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए या रियासत के लिए बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल। अब देखिए, पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि जेल में कभी भी हमला हो सकता है। जेल के बाहर इमरान की बहन लगातार बैठी रही, प्रदर्शन करती रही, उनके साथ भी बदसलूकी की गई अडियाला जेल के बाहर। मैं आपको बता रही हूँ सारों को, हम हमने हर इनका असूल फॉलो किया है। आज उन्होंने मेरी बहन सड़क पर घसीट रही थी ये औरतें, ये तो अब देखिए, उसके अलावा इमरान खान के सुपुत्र जो है कासिम, बेटे ने भी बाकायदा इमरान खान की एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है 845 दिन, यानी 845 दिन से ऊपर लिखा है इल्लीगली डिटेन्ड, यानी अवैध तरीके से उन्हें रखा गया है। 845 दिन से इमरान खान जेल में है। अब एक और तस्वीर सामने आई है इमरान के जो बेटे हैं, बेटों को आप देख रहे हैं, जो ट्रंप के करीबी से मिले हैं पिछले वक्त में। क्या इसके पीछे मकसद था इमरान खान को जेल से रिहा कराना? इमरान खान के बेटे विदेश में रहते हैं, जो ट्रंप के करीबी से मिल चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मुनीर की दुश्मनी इमरान के साथ तो एक है, लेकिन इमरान के साथ दुश्मनी अकेले मुनीर की नहीं है, नवाज और शहबाज की भी वैसा ही है, क्योंकि लड़ाई वहां पठान बनाम पंजाबी की भी है। आपको बताऊं, मुनीर इमरान के बीच सिर्फ सत्ता और सियासत की लड़ाई नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच पठान बनाम पंजाबी की लड़ाई भी है। पाकिस्तान में हमेशा से सत्ता को लेकर पठान पंजाबी आमने सामने रहे हैं, जैसे कि असीम मुनीर पंजाबी है और इमरान खान पठान है। पाकिस्तान में बीते कई दशकों से सत्ता का केंद्र पंजाब रहा है। सरकार से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक हर जगह पंजाबियों का दबदबा है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब पंजाब से हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का 50% हिस्सा पंजाबी है, वहीं पाकिस्तान में पठानों की आबादी सिर्फ 15%। यही वजह है कि सरकार पठानों को नजरअंदाज करती है। इमरान पठान है और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में खैबर और पश्तून इलाके को लेकर मुनीर बहुत असहज रहते हैं। संविधान में संशोधन के बाद मुनीर सबसे ताकतवर बन गए। वो पाकिस्तानी संसद और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे ही अगर मुनीर को कोई चुनौती दे सकता है तो वो इमरान खान है। मुनीर इमरान खान को जेल के अंदर इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी रिहाई से पाक में पश्तून वापस एकजुट हो जाएगा। पश्तून और पठान की एकजुटता से पाक में गृहयुद्ध हो सकता है। इससे असीम मुनीर के सैन्य वर्चस्व को सीधी चुनौती मिलती है, और यही वजह है कि मुनीर इमरान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। मुनीर को डर भी है कि अगर इमरान खान वापस आ जाएंगे तो लोकतंत्र और जमहूरियत बहाल हो जाएगी। अब सुनिए जरा इमरान की बहन क्या कह रही। हम सोचते थे, हम हिटलर की बातें सुनते थे, पढ़ते थे। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा जमाना है कि जिसमें वो कहते थे हिटलर पकड़ के बेसमेंट्स में बंद कर दे, तो पाकिस्तान में भी इसी तरह ही कर रहे हैं। एक बड़े अच्छे एक्टिव सोहराब बरकत थे जो पाकिस्तान में बड़ी करते थे, चलाते थे अपना चैनल, उनको इन्होंने पकड़ लिया कल परसों। उससे पहले एक आगा सरवर थे, उनको पकड़ लिया। तो ये इस तरह आए दिन उठा रहे हैं और उनपे बड़ा जुल्म तशद्दुद करते हैं कि वो बेचारे निकलेंगे तो उनको बोलने की भी इजाजत नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान से बहुत सारे पाकिस्तान के पॉपुलर जो थे न्यूज चैनल्स में जो बैठते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनको इन्होंने, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो पाकिस्तान से भाग गए हैं, वो पाकिस्तान में आ नहीं सकते। और जो गए हैं उनको पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स ब्लॉक्स। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के लिए इमरान खान के समर्थक नाक में दम कर रहे हैं, तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर से मार रहा है। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और यह एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की गई। तस्वीर में आपको दिखाऊं किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई। इस तरह से रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे पाकिस्तान ने हवाई हमला किया
और ये हवाई हमला किया गया अफगानिस्तान में, और इस हवाई हमले में 10 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें मासूम बच्चे और बेगुनाह लोग भी शामिल थे। और उसके बाद देखिए अफगानिस्तान में तबाही आई, लाशों के ढेर लग गए। तालिबान बहुत गुस्से में है कि उसके यहां मासूम बच्चों की जानें गई हैं। पाकिस्तान ने मासूमों को टारगेट किया है। और उसके बाद देखिए जरा, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को मदद भेजी है। ये आप मदद देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान जा रही है मदद। अफगानिस्तान को ये हेल्प भेजी गई है, भारत की तरफ से सहयोग है, और इस सहयोग से, इस मदद से अफगानिस्तान गदगद है। देखिए जरा क्या क्या भेजा है भारत ने, और अफगानिस्तान इस पर क्या कह रहा है। तो एक तरफ मुनीर अफगान से जारी जंग को लेकर टेंशन में, और दूसरी तरफ पाक के लिए दूसरी टेंशन भारत अफगान की दोस्ती है। पाकिस्तान से लगातार अफगान शरणार्थी निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने 2 दिन पहले अफगान पर हवाई हमले किए, और लेकिन इस बीच भारत ने अफगान के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन दवाइयों की खेप भेजी है। काबुल में तालिबान सरकार के अफसरों को एक खेप सौंपी गई है। यह भारत सरकार और अफगानिस्तान की नई दोस्ती की बुनियाद है। हाल ही में अफगानिस्तान के मंत्रियों ने भी भारत का दौरा किया। भारत अफगान के बीच $100 मिलियन का समझौता भी हुआ, जिससे काबुल को दवा एक्सपोर्ट करने और बनाने की तकनीक मिलेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो इससे पाकिस्तान को सीधा संदेश मिल रहा है, और भारत अफगानिस्तान की जमीन पर दोबारा पैर पसार रहा है। शुरुआत में पाक तालिबान सरकार को अपना दोस्त बताता था, लेकिन अब दोनों के बीच कई दिनों से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में पाक को यह डर है कि तालिबान सरकार अब उनकी हितैषी नहीं रही है, और भारत को समर्थन देकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। सुनिए जरा, ये जो जंग चल रही है, क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग। उन्होंने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। उनका और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है। कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना, जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। इंडिया में है। हाँ, अफगानिस्तान बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार कर रहे हैं उधर काम। तो वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है अफगानियों को? बस उसको उधर तो जैसे बोल दे ना, पठान हो, अफगानी हो, आज मेहमान हो, क्या खाना क्या पीना। और आज की एक और बड़ी खबर है, और अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। 40 बार सॉरी बोला और कूद गया। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, प्रिंसिपल रूम है, हर स्कूल में जैसा होता है, बच्चा सामने खड़ा है, 40 बार उसने सॉरी कहा है। सॉरी मैम, सुनिए। मैम प्लीज सॉरी। नो प्लीज, we don't want. I don't want your sorries at all. You just crying. You just get lost. Ma'am, please sorry, ma'am. Ma'am, please. They can sit here only, ma'am. Call the parents. Please stand him back, and we can provide suspension letter. We don't want. Please sorry, ma'am. Please. तस्वीर देख रहे हैं? Ma'am, please. Ma'am, please sorry. No, please. We don't want. I don't want your sorries at all. You just crying. You just get lost. Ma'am, please sorry, ma'am. Ma'am, please. They can sit here only, ma'am. Call the parents. Please stand him back. आप देख रहे हैं, बच्चे ने दोनों कान पकड़ रखे हैं। प्रिंसिपल के रूम में वो सॉरी बोल रहा है, मैम प्लीज सॉरी, मैम प्लीज सॉरी। इतनी बार सॉरी कहने के बाद भी मैम ने नहीं सुना। मैम ने उसे सस्पेंड करने के लिए कहा। उसके बाद देखिए बच्चे ने डर के मारे क्या किया है, ये देख रहे हैं, ऊपर से बच्चा कूद गया है, नीचे कूदा है और सीधे आकर गिरा है। ये देखिए, तीसरे फ्लोर पर बच्चा चढ़कर गया है और तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये देख रहे हैं, ये बच्चा तीसरे फ्लोर से नीचे आकर गिरा है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या, बच्चे ने क्यों खुदकुशी की कोशिश की। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, रतलाम के स्कूल में 8वीं के छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की। उसने प्रिंसिपल से डांट खाकर स्कूल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। बच्चे की खुदकुशी की कोशिश स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल बच्चे ने जिस वक्त छलांग लगाई, उसके पिता स्कूल के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। दरअसल उस छात्र ने अपने क्लास की रील बनाकर पोस्ट कर दी थी। 27 नवंबर को क्लास में पढ़ाई के दौरान मोबाइल से वीडियो बनाया था।
रील को छात्र ने इंस्टा अकाउंट से पोस्ट किया तो बात टीचर तक पहुंच गई। टीचर ने बात प्रिंसिपल तक पहुंचाई तो प्रिंसिपल ने छात्र को तलब किया। शुक्रवार को प्रिंसिपल ने बच्चे के पिता को भी स्कूल में बुला लिया। इस बीच वो छात्र प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा और माफी मांगी। प्रिंसिपल ने छात्र को सस्पेंड करने और उसके सारे मेडल छीनने की चेतावनी दे दी। डर कर वो छात्र गिड़गिड़ाता रहा, प्रिंसिपल से माफी मांगता रहा। बच्चे ने प्रिंसिपल को 40 बार सॉरी कहा और अपने किए पर माफी मांगी। छात्र करीब 40 मिनट तक प्रिंसिपल ऑफिस में रहा और फिर बाहर आ गया। गलियारे से भागते हुए बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंचा और वहां से छलांग लगा दी। अब बच्चे को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत यह है कि बच्चा अभी जरूर अस्पताल में है, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है वोटर रिवीजन और सियासी टेंशन। तो आपको दिखाऊं, अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अलग अलग जगह बोर्ड और होर्डिंग लगी हुई है। ये आप जो पोस्टर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, एसआईआर चुनावी ड्यूटी कर्मचारियों को की मजबूरी। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अखिलेश यादव ने आज बाकायदा एसआईआर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीएलओ की पत्नी को बुलाया। काम पूरा नहीं करोगे तो एफआईआर होगी और है जो एक दिन में है जो 100-200 फार्म कंप्लीट करिए। आप बताइए एक दिन में 100-200 फार्म कैसे कंप्लीट करेंगे? अब हमारे यहाँ कोई और मेरा एक बेटा है, मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है सर। ये झूठी रिपोर्ट इन लोगों ने निकाल दी कि कार्यमुक्त थे, कि बीमार थे, उनको पहले से कार्यमुक्त कर दिया गया। कार्यमुक्त कैसे कर दिया गया जब 14 तारीख को इन्होंने काम किया है? इनको धमकी मिलती थी। ये जो एसआईआर है आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। कहा जो समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो सरकार का विषय नहीं है, सरकार से मांग नहीं कर सकते। वो चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के नाते जाए, अगर समय बढ़ाने की मांग करते हैं, चुनाव आयोग समय बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएगा। ये विषय सरकार का नहीं होता। देखिए, चुनाव निर्वाचन चुनाव आयोग का कोई कार्य पद्धति है, उसमें हम लोगों को नहीं। और आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर थी कि आखिर क्या कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होगा? क्या कर्नाटक में जादुई ब्रेकफास्ट हो गया है? एक तस्वीर सामने आई तमाम दहशत और सवालों के बीच कि क्या होने वाला है कर्नाटक में। आप देखिए, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ब्रेकफास्ट पर मिले। ब्रेकफास्ट पर देखिए इडली सांभर और चटनी चल रही थी और इडली सांभर पर ही बात बन गई। देखिए क्या सब कुछ बातचीत में ब्रेकफास्ट पर सेट हो गया है। यह तस्वीर ब्रेकफास्ट की है। कुर्सी पर खींचतान के बीच सिद्धरामैया डीके शिव कुमार मिले। सुबह 10 बजे डीके सीएम हाउस पहुंचे। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। करीब 1 घंटे बाद सीएम और डिप्टी सीएम ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धरामैया ने कहा हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और न कभी होगा। शिव कुमार ने कहा हाईकमान जो भी कहेगा हम उसका पालन करेंगे। दरअसल दोनों की यह मुलाकात हाईकमान के आदेश के बाद हुई है। 15 दिनों से दोनों के बीच सीएम पद को लेकर तनातनी थी। दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाह रहे थे। आज भी कई जगहों पर दोनों नेताओं के समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जंग चल रही थी। शिव कुमार ने इशारों में सीएम सिद्धरामैया को जुबान की याद दिलाई तो सीएम सिद्धरामैया ने अपने कामों का हवाला देकर पलटवार किया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच तू मैं मैं से पार्टी की किरकिरी हुई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों को कड़ा संदेश भेजा। केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं से अलग अलग फोन पर बात की है और उसके बाद बात बन गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीके शिव कुमार। हाईकमान जो भी कहेगा हम दोनों उसे मानेंगे। मुझ में और डीके शिव कुमार में कोई भी मतभेद नहीं है। Whatever they do politics, विपक्ष जो भी सियासत करता है, समस्याएं खड़ी करता है, उसका जवाब दिया जाएगा। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, हम अपनी पार्टी हाईकमान की बात मानते हैं। वो जो भी कहेंगे वही हमारा फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। देखिए क्या है खास। आपको बताऊं, अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहें, क्योंकि बुरी संगति में रहने से बेहतर है अकेले रहना।
लाइफ का ये फंडा दिया अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने। साधारण परिवार में जन्मे वॉशिंगटन का अमेरिकी हीरो और राष्ट्रपति बनने का सफर बहुत मुश्किलों भरा रहा। बचपन में ही पिता की मौत हो गई तो पढ़ने लिखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन बचपन से ही उनमें कुछ बड़ा करने का जुनून था और इसी जुनून के साथ वो सेना में भर्ती हो गए। वॉशिंगटन अपने काम में बहुत ईमानदार थे और बड़ी शांति से फैसले लेते थे। सेना में ही बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते ये बिना पढ़ा लिखा सैनिक जंग हरवाएगा और अमेरिका गुलाम ही बना रहेगा। वॉशिंगटन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूरी बना लेते और चुपचाप अच्छे सैनिकों की टीम बढ़ाने में लगे रहे। जल्द ही उन्हें सेना में मेजर का पद मिल गया। उनकी सेना में अनुभव और हथियारों की कमी थी, लेकिन वॉशिंगटन ने सेना के मनोबल को गिरने नहीं दिया। वो अकेले में घंटों सोचते, रात रात भर जीत की प्लानिंग करते, जंग में दुश्मन को चौंकाने वाली रणनीति अपनाई और जीत दिलाकर ही दम लिया। वॉशिंगटन 2 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने और लाइफ का फंडा दिया। दुनिया में सबसे बुरी आदतों में से एक है बहाने बनाना। बहाना एक तरीके से खुद को धोखा देना है, इसलिए हार हो या जीत खुद कोशिश करिए और खुद जिम्मेदारी लीजिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।